बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग व्याकरण से समास के बारे में पढ़ेंगे। समास, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड भी कहते हैं, तो इसमें जो है माता और पिता जैसे ये दो पद हैं, और रसोई के लिए घर, और नीला है जो गगन, इन सब में के लिए और है जो, ये सब जो है इसके संक्षिप्त रूप माता पिता, माता और पिता का संक्षिप्त रूप माता पिता, और रसोई के लिए घर, इसका संक्षिप्त रूप रसोई घर, और नीला है जो गगन, इसका जो है संक्षिप्त रूप नील गगन। तो ये जो है ये संक्षिप्त रूप माता पिता, रसोई घर और नील गगन, ये सब समास के उदाहरण हैं। समास का अर्थ है संक्षेप, और समास द्वारा भी नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। समास में दो या दो से अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। तो दो या दो से अधिक पदों को मिलकर जब एक संक्षिप्त रूप बन जाता है तो वो समास कहलाता है। तो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो एक दूसरे से, परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे से संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे कि समस्त पद, इसको समस्त पद भी कहा जाता है। समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों के मेल से एक नया शब्द बनता है जिसे समस्त पद कहते हैं। तो समस्त पद जो है यहाँ पर, समस्त पद, जैसे कि यहाँ पर माता और पिता है, तो माता और पिता, माता और पिता, यहाँ पर कई पद हैं, और जब इनमें जो है ये पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है, और जब इसमें समास होता है तो यहाँ पे और जो है ये हट जाता है, और माता, यहाँ पे योजक चिन्ह लग जाता है, माता पिता, और ये जो है ये समास विग्रह है, ये समास विग्रह है, और ये जो बना है ये समस्त पद है। तो ये जो है ये समस्त पद है, और जब इस समस्त पद का हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो माता और पिता बनेगा। और जब हम इसको समास करेंगे इसमें, इन माता और पिता में, तो ये माता पिता, ये समस्त पद बनेगा। तो समस्त पद जो है संक्षिप्त रूप होता है कई पदों का। तो इस तरह से यहाँ पर समास जो है वो संक्षिप्त रूप को कहते हैं। समास विग्रह, जब समास के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह करते हैं। और समास के जो भेद होते हैं वे अर्थ के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें कि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी समास, और अव्ययी भाव समास, और बहुव्रीहि समास। तो ये समास के भेद हैं, और इसमें जो है समास जो है वो समस्त पद बनता है। जब विग्रह करने के बाद उसको जब हम जोड़ते हैं तो वो समस्त पद बनता है, और जब समस्त पद को अलग अलग करते हैं तो वो समास विग्रह करना कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समास की परिभाषा लिखेंगे, समास किसे कहते हैं, और फिर उनके भेदों के नाम लिखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर समास। तो समास की परिभाषा से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। समास की परिभाषा,
दो या दो से अधिक शब्द जिनका परस्पर संबंध होता है, परस्पर संबंध रखने वाले, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे माता और पिता, जैसे माता और पिता, इसको जब हम समास करेंगे इसमें तो माता पिता बन जाएगा। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, इसमें जब हम समास करेंगे तो रसोई घर हो जाएगा, रसोई घर। तो इस तरह से यहाँ पर समास जो है वो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को कहते हैं, समास कहते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समास के भेद। तो समास के 6 भेद हैं। समास के भेद, समास के भेद इसके अंतर्गत समास के 6 भेद हैं। 6 भेद हैं और जिसमें जो है पहले तत्पुरुष समास, पहला तत्पुरुष समास और दूसरा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और तीसरा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास और चौथा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास और पांचवा है यहाँ पर द्विगु समास, द्विगु समास और छठा है यहाँ पर बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। और अब है यहाँ पर हम लोग समास के यहाँ पे सब भेदों के नाम देखें। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। अब हम लोग इसमें एक एक समास के बारे में जानेंगे और उसकी परिभाषा लिखते हुए उदाहरण के द्वारा उसे समझेंगे। तत्पुरुष समास वो समास होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में लिखेंगे। तो पहला यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में यहाँ हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले तत्पुरुष समास में जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो, इसमें जो है पहले जो है ये पूर्व पद होता है
और उत्तर पद होता है। जैसे कि यहाँ पे माता और पिता, तो ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। इन दोनों में ही जो है समास, ये दोनों ही मिलकर समस्त पद बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो, यानी कि माता और पिता में पिता शब्द जो है वो प्रधान हो, मुख्य हो, तथा विग्रह करने पर कारक के विभक्ति चिन्ह आए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ पे को जो है वो कारक चिन्ह है और समास करने पर ये कारक चिन्ह जो है वो हट जाता है और इसके कारण जो है कारक का विभक्ति चिन्ह हट जाता है और वो बन जाता है स्वर्ग प्राप्त। जैसे स्वर्ग को प्राप्त है तो समस्त पद बनेगा तो स्वर्ग प्राप्त बन जाएगा। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह हट जाने के बाद वहाँ पर जो है एक योजक चिन्ह लग जाता है या यहाँ पर एक साथ उसको समस्त पद को लिखा जाता है। जैसे वन को गमन, तो उसे वन गमन लिखा गया। और सर्वप्रिय, सबको प्रिय, सर्वप्रिय। तो इसी तरह से कर्म कारक और करण कारक से, जैसे तुलसी द्वारा, करण कारक का कारक चिन्ह होता है से, के द्वारा। तो यहाँ पर जैसे कि तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत हो गया। और रेखा से अंकित, रेखांकित। हस्त से लिखित, हस्त लिखित। तो ये जो कारक चिन्ह होता है ये सभी विभक्तियों का अपादान, संप्रदान, संबंध, इन सब का जो कारक चिन्ह होता है वो हट जाता है और वो एक समस्त पद बन जाता है। तो इस तरह से इसमें जो है विभक्ति, इसका विग्रह करने पर कारक के विभक्ति चिन्ह आते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये पहचान है कि जब हम उसका विग्रह करेंगे तो विभक्ति चिन्ह आएगा। ने, को, के लिए, से, के द्वारा, का, के, की, पर, में, ये सब जो है कारक चिन्ह आता है जब हम उसका विग्रह करते हैं। जैसे कि रसोई घर, तो इसका हम जब समास विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, तो के लिए हटाकर जब हम समस्त पद बनाते हैं, जब उसमें समास करते हैं तो वो रसोई घर बन जाता है। और जब हम विग्रह करते हैं तो वो रसोई के लिए घर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में पहले जानेंगे। तो तत्पुरुष समास जो है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर कारक के विभक्ति चिन्ह आए, विग्रह करने पर कारक के विभक्ति चिन्ह आए, कारक के विभक्ति चिन्ह आए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब यहाँ पर ये बताने के लिए उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है। जैसे कि विभक्ति का लोप यहाँ पर हो जाता है, जैसे कि
जैसे यज्ञशाला, उदाहरण जैसे यज्ञशाला, इसका विग्रह करेंगे यज्ञ के लिए शाला। तो यज्ञशाला हो गया। ये जो कारक चिन्ह है ये जो है लोप हो जाता है, ये हट जाता है, केवल यज्ञशाला बन गया। और अब हम लोग अगला इसी तरह से और भी विभक्ति का है जिसका कि एक एक उदाहरण यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे कारक की विभक्ति का लोप हुआ वनगमन में, और करण कारक में जैसे कि रेखांकित, रेखा से अंकित, तो से आया है यहाँ पे कारक चिन्ह। और संप्रदान कारक के लिए का लोप, जैसे कि अभी हम लोग ये उदाहरण लिए यज्ञ के लिए शाला, तो के लिए हट के यहाँ पे समस्त पद बन गया ये यज्ञशाला। तो ये जो है समस्त पद है और ये विग्रह है। तो ये क्या है, ये समस्त पद है, समास हुआ है, इसमें समास होने के बाद ये पद बना है। और ये यहाँ पर जो है ये पूरा ये समास विग्रह है, समास विग्रह। तो यहाँ पर ये समास विग्रह करने पर ये बना है। अब इन सभी को हम लोग संक्षिप्त पद बनाएंगे, इसी से समस्त पद कहते हैं। इसमें समास हुआ है और ये समास विग्रह है। तो इस तरह से यहाँ पर उदाहरण के द्वारा हम लोग को इसको समझ सकते हैं। और अब यहाँ पर हम लोग अगला लेंगे कर्मधारय समास। और फिर द्वंद्व, अव्ययी भाव, अब हम लोग यहाँ पर इसी तरह से सभी विभक्ति में होता है। जैसे कि भयभीत, भय से भीत, भयभीत जो है भय से भीत, भयभीत हो गया। और संबंध कारक का जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो यहाँ का लोप हो जाएगा, राजपुत्र बन जाएगा। और इसी तरह से धर्मवीर, धर्म में वीर, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग है, सप्तमी विभक्ति है। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे तत्पुरुष के बाद कर्मधारय समास। तो दूसरा हम लोग करेंगे यहाँ पे कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं, यहाँ पे हम लोग जानेंगे। जहाँ दोनों पदों में, जहाँ दोनों पदों में उपमेय उपमान का, उपमेय उपमान का या विशेषण विशेष्य का, या विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जहाँ दोनों पदों में उपमेय उपमान का, इसके लिए हम लोग एक उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन का अर्थ होता है नेत्र। तो यहाँ पर कमल के समान नेत्र, और इसमें जो है कमल जो है उपमेय और उपमान। कमल नयन में नयन की तुलना, यहाँ पे कमल नयन हम लोग जैसे करते हैं, जैसे कमल नयन,
तो कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। तो यहाँ पर क्या है कि कमल नयन में नयन की तुलना, नयन यानी कि आँख की तुलना जो है वो कमल से की गई है। कमल के समान, कमल के समान नयन अर्थात जो आँख है, जो नेत्र है वो कमल की तरह है। तो कमल के समान या नेत्र है। यहाँ नयन जो है वो उपमेय है या विशेष्य है, और कमल जो है वो उपमान है या विशेषण है। तो जिसकी तुलना की जाती है या वो विशेष्य होता है, और वहाँ पर उपमान होता है वो, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। तो उपमान विशेषण है। तो यहाँ पे नयन क्या है, ये उपमेय है, इसकी उपमा दी जा रही है। तो यहाँ पर उपमेय है और उपमान। तो इस तरह से यहाँ पे और विशेष्य है और कमल उपमान है या विशेषण है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, उपमान उपमेय। यहाँ पर उपमान और उपमेय, विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय। तो उपमान मतलब जिसकी उपमा दी जा रही है, उपमेय मतलब उपमान मतलब जो उपमा दी जा रही है, और उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जा रही है। यानी कि यहाँ आँख की उपमा दी जा रही है कमल के समान। तो नयन उपमेय या विशेष्य है और कमल उपमान या विशेषण है। तो अब हम लोग यहाँ पर तीसरा करेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, और इसमें जो है जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर, तथा विग्रह करने पर और तथा विग्रह करने पर तथा विग्रह करने पर, विग्रह करने पर और तथा या अथवा एवं लगता हो। एवं लगता हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। वहाँ द्वंद्व समास, वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो इस तरह से जहाँ विग्रह करने पर, जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण, अन्न जल, अन्न और जल, राजा रंग, राजा और रंग, दिन रात, दिन और रात, और उसके बाद दाल चावल, दाल और चावल, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। तो यहाँ पर जो है ये द्वंद्व समास इसे कहते हैं, पाप या पुण्य।
जैसे राम और कृष्ण, ये बन जाएगा राम कृष्ण। तो यहाँ पर इस तरह से और शब्द यहाँ पर जुड़ा है, राम और कृष्ण। और अब हम लोग यहाँ पे चौथा करेंगे, और चौथा है अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर हम लोग चौथा लिखेंगे, अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास में यहाँ पर जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय हो, जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय हो तथा वही प्रधान हो अथवा समस्त पद ही अव्यय बन जाए, अथवा समस्त पद ही तथा समस्त पद ही पहला पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसका पहला पद, जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय हो, पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो, और प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, जैसे यथाशक्ति। अब इसमें शक्ति के, इसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार, तो यथाशक्ति हो गया। तो यहाँ पे यथा जो है वो पूर्व पद है और ये अव्यय है, यथा और प्रधान है। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रधान पद होता है और वो अव्यय हो, पूर्व पद पहला पद, तो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। और यहाँ पर अब हम लोग शुरू करेंगे जो दूसरा पद है, उसमें हम लोग, ये 4 हो गया, अब 5वां हम लोग करेंगे। पाँचवा, और 5वां है यहाँ पर द्विगु समास। द्विगु समास, इसमें जो है जिस समस्त पद का, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद
संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे तिरंगा, तीन रंगों का समूह। इसमें पहला पद ती जो है वो तीन रंगों का समूह, तो ये तिरंगा हो गया। अब छठा है यहाँ पर बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास, इसमें जो है जिस समस्त पद का कोई भी पद, जिस समस्त पद का कोई भी पद प्रधान न हो, मुख्य न हो, प्रधान न हो, कोई भी पद जो है प्रधान न हो, तथा समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये सभी बच्चे अपने हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर नीलकंठ, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात एक अन्य अर्थ निकल रहा है, अर्थात शिव। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो यहाँ पर जो है ये दूसरा ही अर्थ यहाँ पे निकल रहा है, तो ये अर्थ निकल रहा है शिव का। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने समास के परिभाषा और उसके भेदों को जाना। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में समास की परिभाषा जो है और उसके भेद और उदाहरण सब लिखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।